स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। हमारी जो क्लास है वो है एग्जामिनेशन की। हमारा फॉर्मेट है करंट अफेयर बेस्ड सॉल्व करना। चलिए हमारी क्लास शुरू करते हैं आज की हम। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया इज स्टेशन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। भारत के किस राज्य के द्वारा हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक चार्ज लगता है, वो किस स्टेट के द्वारा हटा दिया गया। पहला क्वेश्चन, चार ऑप्शन है। फर्स्ट इज गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तेल को बढ़ाने के लिए, और जो हमारा कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन है, इसे कम करने के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन हटा दिया 100%। इससे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा भी, तमिलनाडु और चंडीगढ़, तमिलनाडु और चंडीगढ़ के द्वारा भी पहले स्टेप लिए गए। इस तरह से वेवर दिया गया, मतलब कंप्लीटली वेव ऑफ नहीं किया, लेकिन कुछ रिबेट्स दी, कुछ प्रकार की छूट ड्यूटी या ट्रांसपोर्टेशन की फीस में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट के द्वारा, स्ट्रॉन्ग और हाइब्रिड कार्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो चार प्रकार के हैं। हाइब्रिड हैं, बैटरी ऑपरेटेड हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वाले हैं, और एक हमारे प्लग इन वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट विल एनकरेज द अडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली व्हीकल्स इन आवर स्टेट, इंक्लूडिंग हाइब्रिड एज वेल एज प्लग इन हाइब्रिड मॉडल। जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके रीजन क्या है, कार्बन उत्सर्जन है वो ज्यादा हो रहा है, उसको कम करने में हमारा बेस्ट एफर्ट है सरकार का। हम बात करते हैं टाइप्स की, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो पहला है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाम से आप समझ सकते हैं हाइब्रिड ऑफ मोर देन और थ्री टेक्नोलॉजी, तो है तीन तरह की चीज बना है। क्या होता है, इंटरनल कंबशन, ऐसा इंजन और पेट्रोल पर ऑपरेट होता है। साथ ही इसमें होती है इलेक्ट्रिक बैटरी। होता क्या है, जैसे जैसे कार चलती रहती है, आगे मूव ऑन करता है, हमारी इलेक्ट्रिक बैटरी ये चार्ज होती रहती है, कहा जाता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जो एमिशन होता है कार्बन का, वो कंपेरेटिवली कम हो जाता है। ये हमारा जो है पावर सेविंग मोड कह सकते हैं, या तो हमारा फ्यूल यूजेज को भी ये रिड्यूस करता है। इट लोवर्स आवर, हम फ्यूल यूज कर रहे हैं चाहे पेट्रोल, तो उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, एक इसमें टर्म आई है ड्राइवर ट्रेन। ड्राइवर ट्रेन टर्म्स में देखें तो ड्राइवर ट्रेन का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास कार का इंजन है, राइट, इंजन तो है, इंजन चल रहा है, बट इंजन से पावर किस तरह है जाएगी, क्या इंजन में पावर आने से भी जाएंगे, नहीं, सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम कहलाता है ड्राइवर ट्रेन। एक पिस्टन हो गया और मोटर हो गई, जो हमारी शाफ्ट होती है, के माध्यम से क्या होता है कि इंजन द्वारा बनी हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कैसे जाती है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी से, हमारे व्हील्स कहा जाता है ड्राइवर ट्रेन। राइट, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ऐसे व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बैटरी भी होगी, जैसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या था, बैटरी भी थी, प्लस तुम्हारा मेन इंजन था, मेन फोकस था वो किस पे था, मेन ऑपरेशन था इंटरनल कंबशन। लेकिन इसमें क्या होगा, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब ये है जो बैटरी होगी चार्ज भी कर सकते हैं, यही बात की गई है, इलेक्ट्रिक पावर बैटरी है वो भी होगी, इज बैक्ड बाई रिचार्जेबल बैटरीज। हमारे लिथियम आयन बैटरीज होती है वो इसमें यूज होती है,
इनको हम आगे चार्ज करके भी अपना काम चला सकते हैं। इसमें डुअल मोड होता है, हम चाहें तो जो हमारा इंजन है पेट्रोल और डीजल तो रिलाई कर सकते हैं, गाड़ी को रन कर सकते हैं, या फिर हमारी इलेक्ट्रिक पावर मोटर होती है जिससे हम अपने गाड़ी को रन कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि रिसेंटली कार है शेवरोले बोल्ट की कार है, नाम की कार जो है टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। नेक्स्ट इज बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स जिसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन, आंतरिक दोहन इंजन है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, फाइन बैटरीज को हम रेगुलर बेसिस पे चार्ज करते हैं। रेंज होती है 100 किलोमीटर, बैटरीज की बात की जा रही है। द फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव नो इंटरनल कंबशन इंजन और फ्यूल टैंक, ना तो इनमें फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक ही नहीं, उस पाइप आएगा वो भी टेल पाइप इमिशन का पाइप आता है वो भी इसमें, एंड दीज रन ओनली ऑन अ फुल्ली इलेक्ट्रिक ड्राइवर ट्रेन। ड्राइवर ट्रेन हमने पता किया, पढ़ लिया पहले, कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक बात की जा रही है। हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं क्या होगी, इलेक्ट्रिक मोटर से लेकर कार से पावर जो है ट्रांसमिट, तरह से हमारी गाड़ी आगे, इलेक्ट्रिक मोटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, प्रकार से मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। ये पूरा मैकेनिज्म डिपेंड करता है ड्राइवर ट्रेन। ठीक है, कई सारे कंपोनेंट आते हैं, आता है हमारा कन्वर्टर आता है डीसी और एसी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो आ रहा है वो किस में है, हमारा एसी में आ रहा है, ऑल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा में। लेकिन जो बैटरी चार्ज हो रही है वो किस में हो रही है, डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में। कन्वर्टर आता है हमारे साथ ड्राइवर ट्रेन सिस्टम। साथ ही इसके अलावा क्या आते हैं हमारे इलेक्ट्रिक वो शाफ्ट्स आती हैं, शाफ्ट्स प्लस क्या आता है हमारे टन्स, राइट, ये पूरा कहलाता है ड्राइवर ट्रेन। अब बात करते हैं फोर्थ वन की, हमारा सेल एफसीवी। क्या होता है, सेल जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, हाइड्रोजन प्लस, तो जब एज ए फ्यूल ईंधन के रूप में जब हम हाइड्रोजन और फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, कहा जाता है तकनीक पर आधारित जो व्हीकल्स है उन्हें कहते हैं सेल इलेक्ट्रिक। का जो रेजिड्यू होता है तब इसमें बाद क्या निकलता है, प्रोसेस करने के बाद बनता है काफ़ी हमारे सामने बड़ा चैलेंज है, कार्स हैं टोयोटा की है और होंडा की क्लैरिटी, ये एग्जाम्पल हैं जो कि हाइड्रोजन सेल पर बेस्ड, राइट। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, गवर्नमेंट ने ये तो कह दिया कि हम को ट्रांसपोर्टेशन हम खत्म कर रहे हैं 100% भी दे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब तक हम जो है इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बन रही है वही यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, भी कार्बन एमिशन को कम्प्लीटली खत्म नहीं कर पाएंगे। ये कब पॉसिबल होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो कैसी हो, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, करनी ऊर्जा स्रोत से बनी हो, तो हमारे लिए एडवांटेज है। एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है का जो उत्सर्जन है वो कंपेरेटिवली कम है, कितना, इट इज लेस देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाई परसेंट। मतलब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्बन उत्सर्जन करता है 16% कम करता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाई सी ट्रीटी इज रिलेटेड टू, सागर संधि का संबंध किससे है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इकोलॉजी, समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण और उसकी सुरक्षा से। सेकंड है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू नेवल शिप्स, तो नौसेना के जहाज है उनको सुरक्षा देना। प्रोटेक्ट कार्गो शिपमेंट्स फ्रॉम पायरेसी, मालवाहक जहाज होते हैं उनको समुद्री डकैत होते हैं, ओशन मरीन पायरेसी होती है, बचाना। ये हमारे तीनों ऑप्शन दोनों गलत हैं। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, इनमें पहला ऑप्शन जो है समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण और आईसी ट्रीटी है, दे रहा है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड साइन वेल एज 85
आई सी वेरी सून, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा ये कमिटमेंट किया गया है कि सागर संधि के संबंध में हम साक्षरकर्ता देश बनेंगे, साथ ही इसको हम स्वीकृति भी देंगे। दो टर्म है, साइन और रेटिफाई करना। मतलब ये अगर मान लीजिए बदलाव आता है, देता है अपनी, हम इस प्रपोजल से सहमत, लेकिन अगर उसे लीगली इंप्लीमेंट करना है तो उस पार्लियामेंट में जाकर के एज ए बिल अप्रूव करना होगा। तो भारत की जब तक इसे नहीं मिलेगा तब तक ये रेटिफाई नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। इट डील्स विद द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इकोलॉजी। हमारी समुद्र पर पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध है कि उसका संरक्षण करना, संवर्धित करना। गवर्नमेंट ने कहा है, बड़ा गवर्नमेंट ने भी कहा है कि रेटिफाई भी करेंगे। अब इस ट्रीटी का इसका मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, पहला है जो मरीन इकोलॉजी है, क्या करना, उसे करना कंजर्व यानी करना और प्रदान करना, कंजर्वेशन एंड मरीन इकोलॉजी। सेकंड इज फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साधन हमारे पास है, ठीक है, जो चीज मिलते हैं उनका समान वितरण हो, हमें लाभ होने वाले हैं। तीसरा है एक प्रकार का कोई प्रोजेक्ट अगर चलाया जा रहा है तो उसका निश्चित रूप से जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट पर, पर्यावरण पर क्या प्रभाव होंगे उसका आकलन किया जाना मैंडेटरी है। मतलब ये आवश्यक है कि काम हो ही हो। मान लीजिए कुछ अगर हाईवेज बन रहे हैं, क्या होगा, अगर भूभाग है उस पर तो क्या होगा, पता लगा जाए कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या किसी नेशनल पार्क से हाईवे तो नहीं, वहाँ की इकोलॉजी कितना इम्पैक्ट होगा। इस प्रकार के प्रोजेक्ट में क्या एनवायरमेंट इम्पैक्ट, ठीक है। एक फोर्थ ऑब्जेक्टिव इसका ये है, मरीन इकोलॉजी के संबंध जो हम टेक्नोलॉजीज हैं इस प्रकार से इस्तेमाल करते हुए हम अपने डेवलपमेंट के काम भी कर पाए, प्लस मरीन इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको कर पाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना और अपनी क्षमताओं में साथ विकासशील देश है। चलिए बात करते हैं हम हाई सीज और इंटरनेशनल वाटर्स क्या होते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्या है, हर देश का एक अधिकार होता है लाइन से। मान लीजिए भारत है, राइट, क्या होगा, ये भारत की बेस लाइन होगी, लगभग 200, लगभग तो क्या एग्जैक्टली 200 नॉटिकल माइल सीमा तक भारत के क्या होंगे, एक्सक्लूसिव राइट होंगे, कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, अनन्य आर्थिक। क्या होगा, भारत चाहेगा तो कोई अगर मिनरल्स हैं तो क्या करना उनका, समुद्री खनिज हैं, क्या कर सकता है, एक्सप्लोरेशन यानी खोज, साथ ही एक्सप्लोर कर सकता है, इनका दोहन कर सकता है, हासिल कर सकते हैं, माइनिंग, साथ ही कोई रिसर्च कर सकते हैं। जितने भी ऐसे देश हैं मैं महासागर से लगती हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, तटीय देश हैं, का अपनी बेस लाइन से, बेस लाइन है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का अधिकार कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आर्थिक क्षेत्र। के बाद जो समुद्र बचेगा कहा जाता है हाई सीज। ये क्या है, विश्व के कुल समुद्र का 4% हिस्सेदारी किसकी है, और इसे एक टर्म के इस बारे में कहा जाता है कि ये है हमारे ग्लोबल वैश्विक कॉमन्स। उनका मतलब क्या हुआ, सभी के लिए समान होंगे, इक्वल होंगे। मतलब 200 नॉटिकल मील, लगभग 370 किलोमीटर की कोस्ट लाइन के बाद जो भी प्राकृतिक संसाधन समुद्र में पाए जाते हैं, एक देश का अधिकार नहीं होगी, पूरे विश्व ग्लोबल कम्युनिटी का, मतलब ग्लोबल कम्युनिटी का अधिकार होगा, चाहे वो मिनरल हो या कोई और सोर्सेज हो, ठीक है, सभी देशों का अधिकार होगा, कहते हैं हाई सीज, राइट। यहाँ तक बात हो गई। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 4%, roughly 2/3 of the total ocean of the world are considered as the global commons. Every country rights, no country has, मतलब कि इसका रिसोर्स पर, क्षेत्र के सारे रिसोर्स पे किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होगा। दिस बिलोंग्स टू नॉट अ सिंगल कंट्री,
से सभी का अधिकार होगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, तो इंटरनेट केबल्स देखते हैं यहाँ से, यूरोप से एशिया, और इंटरनेट केबल्स, इंटरनेट का जाल बना हुआ है, वो केबल्स भी यहाँ से अंडर सी केबल्स। ठीक है, एक हम बात करते हैं कि हमने बात की यूएन क्लोज की, के तहत ये संधि क्या रही है, यूएन क्लोज है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ द समुद्र सीमाओं के संबंध 82 में 1982 में यूएन क्लोज जो है आया था। इसके तहत जो है समुद्र को 5 भागों में बांटा जाता है। ये मान लीजिए भारत का हिस्सा है, भारत देश है। भारत में क्या होगा, तटीय क्षेत्र है, वहां से बेस लाइन होगी, आधार रेखा। अब इस आधार रेखा से जो हमारा तटीय भाग है, कोस्टल एरिया है, यहाँ तक क्या होगा, इसका कहा जाएगा इंटरनल वाटर्स। क्या कहा जाएगा, आंतरिक जल। का मतलब क्या हुआ, ये भारत का भूभाग है, जानते हैं कुछ यहाँ के गिरती ये भी होगी, टच होंगी किससे, और चिल्का झील है, एक पुलिकट है, पुलिकट झील है। क्या होगा, आंतरिक जल में क्या होती है, देश की नदियां के अपना पानी छोड़ सकती है समुद्र, आसपास झीलें हो सकती, पहाड़ियाँ हो सकती है, एक ये आती है हमारे वाटर्स में। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बेस लाइन है, आगे चलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल मील तक, ये हमारा कहलाता है हमारा कहते हैं हम टेरिटोरियल प्रादेशिक जल। क्या होता है, बेस लाइन से अगले 12 नॉटिकल मील, टेरिटोरियल सी यानी प्रादेशिक जल है। क्या होता है कि देश का एक संप्रभु अधिकार होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, समुद्र में, ओशियंस में तो होगा ही, साथ ही एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र में भी उस देश का अधिकार होता है। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला क्षेत्र आता है हमारा कंटिन्यू सन्निहित क्षेत्र। क्या आता है हमारा बेस लाइन से अगले 24 नॉटिकल मील तक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ना, देश को अपने सीमा क्षेत्र में, अगर मान लीजिए कि द्वारा, व्यक्ति के द्वारा कस्टम लॉज हैं, अगर उनका वॉयलेशन होता है, कस्टम लॉज का वॉयलेशन से प्रिवेंट करना, उसे रोकना। साथ ही अगर मान लीजिए इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, तो कोई अवैध डॉक्यूमेंट के साथ ही एंटर करना चाहता है व्यक्ति या कोई ग्रुप, को रोकना, संबंध में अधिकार होते हैं बस। लेकिन जो एयर स्पेस है, हवाई क्षेत्र है, इसके संबंध में यहाँ पर देश के अधिकार यहाँ खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हमने बात की है इंटरनल वाटर की, बात कर ली, टेरिटोरियल सी की बात कर ली, फिर बात की हमने कंटीजियस सन्निहित क्षेत्र। चौथा हमारे आता है, क्या आता है हमारा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये होता है बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील लगभग। क्या होता है कि उस पास, भारत की बात कर रहे हैं, भारत के पास क्या होगा इस क्षेत्र में, जो है प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च हो, समुद्री तो इसके बारे में वो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही उन रिसोर्स का क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोइटेशन यानी दोहन कर सकते हैं। फिर पहले हमने पढ़ा है, बेस बेस बनाना हो बना सकते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ तक इतना है इस इकोनॉमिक जोन अपने आर्थिक क्षेत्र के अंदर। तो हम बात करते हैं हाई सीज की, 200 नॉटिकल मील के बाद क्षेत्र बसता है उसे समुद्री क्षेत्र, हाई सीज या सागर। यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं होता, और यहाँ पर जो है ग्लोबल कॉमन्स कहलाता है कि विश्व के सभी देशों का अधिकार इस एक देश का आधिपत्य नहीं होता। राइट, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वाज पास्ड इन विच, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापना
अधिनियम के तहत की गई है। और ये अधिनियम कब पास हुआ है, ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। उसमें इस ले रहा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा क्या किया गया, एक ग्रीन फंड है, ग्रीन फंड है, से कुछ पैसा गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गाजियाबाद जो नगर निगम है के क्षेत्र में रोड बना दी गई। वहां पर क्या बना दिए, पेवमेंट यानी बात। क्या हुआ तो इस बारे में एनजीटी में सुनवाई चली और एनजीटी ने सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड से पूछा, तो आपके पास ग्रीन फंड है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फंड, पर्यावरण प्रदूषण करने के जो फंड है, उस फंड का आपने प्रदूषण दूर करने के अलावा यहाँ काम क्यों किया, कंस्ट्रक्शन के अंदर कैसे काम ले लिया आपने, इस बारे में सुनवाई हुई है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई है अक्टूबर 2000, एनजीटी एक्ट का पास हुआ और वर्ष 2002 में पास हुआ और स्थापना होती है अक्टूबर 2000। ठीक है, थोड़ी बात करते हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, स्पेशलाइज्ड बॉडी सेट अप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों की गई है, मान लीजिए पर्यावरण सुरक्षा है, पर्यावरण संरक्षण है और वनों का संरक्षण है, के संबंध में कोई केस आता है, वही आती है, अपील आती है, लिटिगेशन आती है के पास, का प्रभावी रूप से निस्तारण हो सके और द इफेक्टिव एंड expeditious of the case running with the environmental protection as well as forest conservation। अब ट्राइब्यूनल का मैंडेट क्या है, इसका मैंडेट ही है कि अगर इसके पास कोई भी केस वाई के लिए आता है, अपील आती है कि इस तरह से एनवायरमेंटल लॉज का वायलेशन हुआ है, 6 महीने में इसका जजमेंट देना, राइट। अच्छा, इसकी बेंचेस कहाँ कहाँ है, जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ, दिल्ली में है, इसका 4 जगह और है, भोपाल में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है और 4 जगह पे। बात करते हैं कि भारत के बारे में, तो 2 देश और हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये पहले 2 देश है जहां पर इस प्रकार से राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया स्पेसिफिकली फॉर द एनवायरमेंटल कॉजेज, एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए अगर किसी देश ने बनाई है। भारत का तीसरा स्थान है विश्व, राइट। अब बात करते हैं हम एनजीटी के कंपोजिशन की। एनजीटी की संरचना किस प्रकार से है, एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक तो होते हैं अध्यक्ष, 10, न्यूनतम 10 और अधिकतम होंगे, ठीक है। फिर यहाँ तक, अब ये कौन होंगे, ये एक्सपर्ट मेंबर होंगे, ठीक है, फिशरी से हो सकते हैं और एनवायरमेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भारत की केंद्र सरकार है वो इन्हें अपॉइंट करती है, साथ कंसल्ट करके भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ऑफ इंडिया, उनके साथ कंसल्ट करके के परामर्श से ही अपॉइंटमेंट का टर्म कितना होता है सारे मेंबर्स का, देखिए या तो 3 वर्ष की अपॉइंटमेंट से 3 इयर्स, या फिर एज की 65 इयर्स, या तो कार्यकाल के 3 वर्ष, या अगर एज के अकॉर्डिंग देखें तो 5 इयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो। वर्तमान में इसके कमेटी चेयरमैन कौन, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, ठीक है। कंटेक्स्ट की बात की पहले, कंटेक्स्ट क्या है, कमेटी है ना, क्या करती है, काम है कि एनवायरमेंट के संबंध का वोलेशन होता है। अब हुआ क्या, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा क्या किया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज क्या है, प्रकार का 1% सरकार के द्वारा एनसीआर रीजन, रीजन क्या होता है, 2000 सीसी पावरफुल इंजन गाड़ियों पर 1% लगता है चार्ज, 1% चार्ज लगाया जाता है, जो कलेक्शन होता है वो कहाँ जाता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज के तौर पे। इसका जो चार्ज आएगा, फंड आएगा, ये कहाँ जाएगा, सेंट्रल होता है, एयर क्वालिटी है रीजन में, एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए। साथ ही दूसरा है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, फंड भी इसमें आता है।
सारा अथॉरिटी कौन होती? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हुआ ये कि का यूज क्या किया, गाजियाबाद कॉर्पोरेशन रोड बनाने में कर दिया। उसका कहना था सीपीसी का कि ये जब रोड बनती है, अगर मान लीजिए कच्ची रोड है, धूल मिट्टी है, तो होगा एयर पोल्यूशन होगा। तो हमने जो रोड बनाई इसीलिए बनाई है कि मतलब इसका तो हम डिक्रीज कर सकें एयर पोल्यूशन को, नहीं उड़ेगी। ये उनका अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो आपके लिए काम की चीज सिर्फ एनजीटी। एनजीटी कब बना, उसमें वर्तमान में चेयरमैन कौन। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट मिस एआई वर्ल्ड। जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर क्षेत्र में अपने पाँव पसार रही है। उन्होंने क्या किया कि जो मिस वर्ल्ड वाला कंपटीशन है भी नहीं छोड़ा, डेवलपर्स है इन्होंने वो भी नहीं, जो मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसके अंदर ही पार्टिसिपेट कर ही दिया। अंतर 4 ऑप्शन आपके सामने, किसने? लालिना वेलिना, ओलिविया सी, सारा शतावरी, एंजल। इसका राइट आंसर है, चारों नाम लिखे गए हैं, ये चारों इसके पार्टिसिपेंट रहे हैं। विनर जो रही है केंजा लेली, सेकंड पर है लालिना वेलिना, फ्रांस से, पुर्तगाल से हैं, और सारा शतावरी है हमारे भारत से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज केंजा लेली फ्रॉम मोरक्को में। क्या है कि कंपनी फिनिक्स एआई कंपनी डेवलप्ड दी मॉडल, एआई पावर्ड मॉडल केंजा लेली। ये सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, पे काफी फिनिक्स एआई कंपनी द्वारा बनाया गया है। पुरस्कार के तौर पर मिले पुरस्कार। अब लालिना वेलिना है, ये फ्रांस से हैं, बड़ा। ओलिविया सी कहाँ से? पुर्तगाल से है। भारत की बात करें, भारत से भी कंटेस्टेंट गया है, हो गई है जारा शतावरी। इन्हें बनाया किसने? भारत के ही राहुल चौधरी जी हैं, को फाउंडर है किसके? ऑफ एन इंडियन मोबाइल एड एजेंसी। भारतीय मोबाइल एड एजेंसी संस्थापक, को फाउंडर संस्थापक राहुल चौधरी जी, उन्होंने बनाया है। और इसे टॉप 10 में प्लेस मिला है किसको? जारा शतावरी। आप नाम जरूर याद रखिएगा क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ईयर ऑन। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? जानते हैं कि आबादी 8 अरब से भी अधिक, हमारे लिए काफी कंसर्निंग न्यूज। और अभी हम करते हैं बात की कब मनाते हैं, 10 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई या राइट। आंसर हमारे हैं आज ही के दिन हम मना रहे हैं। बात कैसे होती है? बात इस तरह, 1987, ईयर 1980, ग्लोबल पॉपुलेशन रीच मार्क ऑफ 587 में विश्व की जनसंख्या थी 5 बिलियन। काफी अलार्मिंग स्टेज पर था। बड़ा एक रिसर्च पास किया गया और हमने डिसाइड किया कि 11 जुलाई को विश्व पहली बार कब मनाया गया? ईयर 19। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्यों मनाते हैं? पहला तो देखो, हमारे पास लिमिटेड भूभाग जो है क्या होगा कि ओवर बर्डन होगा किसके ऊपर? ओवर एक्सप्लोटेशन। पहले करना कि अवेयरनेस को बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना कि आबादी किसी आबादी हो, लिमिटेड हो। रिप्लेसमेंट रेट हमारी अचीव कर लें, अवेयरनेस लेकर आना। साथ ही ग्लोबल पॉपुलेशन इशू, अगर आबादी हो गई क्या होगा? आबादी में हो कॉम्पिटिशन, लोग कंट्री में रहेंगे, कुछ बाहर भी जाएंगे एज एन लीगल माइग्रेंट। आतंकवादी से वो भी इसका एक कारण मान सकते हैं। लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना कि प्लानिंग किस प्रकार नियोजन किया जाए। साथ ही जेंडर इक्वलिटी के बारे में मानता किस प्रकार अचीव कर सकते हैं। और जो हमारी प्रजनन स्वास्थ्य है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोगों को क्या करना? एजुकेट करना उन्हें, इसका ऑब्जेक्ट। राइट, हमने बात की कि भाई ये कब बना है, तो यूएन के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है 1989। पहली बार हमें कब आंख खुली? हमारी आंख खुली 1987, जब हम कितने हो गए? विश्व की आबादी होगी 5 बिलियन। बहुत बड़ी आबादी थी उस। चलिए हम बात करते हैं कि इस साल की थीम क्या है। वर्ष 2024 का जो विश्व क्या दिवस, नो वन बिहाइंड, काउंट को पीछे ना छोड़े, सभी कितने हैं सबका ऑब्जेक्टिव ये है। हमारे पास फर्स्ट डेटा आएगा पॉपुलेशन, ये पता लगा पाएंगे वल्नरेबल सेक्शन। वल्नरेबल सेक्शन है, शहर है, बच्चे,
मांग मांग है या कितनी है, अभी हम पता लगा। बात करें इंडिया की, क्या हुआ पिछले वर्ष, भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। हम हो गए हैं साहब 1.486 अरब 42 करोड़ हम नया कीर्तिमान बनाया, राइट। ये डेटा कहाँ से निकल के आता है? यूएन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, उसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। माध्यम से पता पड़ता है कि को पीछे छोड़ करके पहला स्थान प्राप्त किया किसके पॉपुलेशन में, ठीक है। और हम बात करें ग्लोबली, भारत और चीन मिलकर विश्व आबादी का बनाते हैं 18%, 18% हम बनाते हैं भारत और चीन। तो ये तो रही बात किसकी, ऐसे देश जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, ठीक है। देश ऐसे भी हैं जिनकी आबादी बहुत ही कम है, तो आप हैरान हो जाएंगे जानकर के कि वेटिकन सिटी है, इसकी आबादी मात्र 800 से भी कम है, 764, 764। वजह भी एक भी है, यहाँ पर जो लैंड है कुल 50 हेक्टर, 49 हेक्टर का लैंड है। कंट्रीज और भी हैं जैसे कि टोकेलाऊ, फोकलैंड आइलैंड, से भी कम, 4,000 से भी कम पॉपुलेशन इनकी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रोजेक्ट परी इज लॉन्च्ड बाय विच मंत्रालय के द्वारा परियोजना परी को, बस 4 ऑप्शन है, ऑफ कल्चर मंत्रालय, तो ट्राइबल अफेयर्स जनजाति मामले मंत्रालय, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कोलन माइन एम। राइट आंसर हमारा, कंटेक्स्ट क्या है जानते हैं, 46 ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, हो रही है नई भारत मंडप, कब से कब तक हो रही है, 21 टू 1 जुलाई, राइट। क्या होगा, दिल्ली में होगा, तो दिल्ली को हमें क्या करना, कब करना है, ये बनाया गया प्रोजेक्ट ये। बात करते हैं इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑर्गेनाइजिंग 46 सेशन ऑफ दी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 31 और यह प्रोजेक्ट दैट इज पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी फॉर पब्लिक आर्ट, आर्ट ऑफ इंडिया। बेसिक भारत की लोक कलाएं हैं, का हमें करना है के माध्यम से, चाहे तो हम बनाए स्कल्पचर कला के माध्यम से, या हम बनाए पेंटिंग के माध्यम से। पेंटिंग किस तरह की हो सकती है, वॉल पेंटिंग, पेंटिंग के माध्यम से बनाना है खूबसूरत, जिससे क्या हो, कल्चर है हमारी, ऐतिहासिक जो संस्कृति है उसको मॉडर्न डेज के साथ हम जोड़ सके और शोकेस कर सके कि भारत का कल्चर हेरिटेज है। मंत्रालय के अधीन आती है ललित कला अकादमी, जिम्मेदारी दी गई है, और इन्होंने भारत से तो 50 आर्टिस्ट हैं कॉल की है कि आप आइए बनाइए, ठीक है। एजेंडा ये भी है कि हमारे आर्टिस्ट हैं उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा, साथ ही कुछ महिलाएं हैं उनको बुलाया गया है ये शोकेस करने के लिए। भारत जो है नारी शक्ति के रूप में, भारत जो बात करता है नारी शक्ति के नहीं, इसका प्रमाण भी हमारे सामने। अब भारत, ये रही बात, अब इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग साइट्स पर क्या हो रहा है, काम किया जा रहा है, पब्लिक क्या किया जा रहा है, पढ़ाई जा रही है, अलग अलग पेंटिंग हो सकती है, नेचर आर्ट है, लघु चित्रकलाएं हैं, और अभी फिर पेंटिंग कर रही है यहाँ, राजस्थान से भी चित्रकला है, कोई पेंटिंग बनी ठनी पट्टा चित्र की हम बात करें आगे, पेंटिंग वेरियस आर्ट फॉर्म्स, राजस्थान से फर्ड पेंटिंग है, पेंटिंग, लघु चित्रकला है, मिनीचर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश, बॉन्ड आर्ट है मध्य प्रदेश, और पेंटिंग तमिलनाडु की, कलमकारी है हमारे आंध्र प्रदेश की, अल्पना आर्ट वेस्ट बंगाल से है, और
एरियल पेंटिंग हमारी तेलंगाना से, वही राजस्थान से, तांजिया सोरा ओडिशा से, पट्टचित्र पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग, राजस्थान की पेंटिंग। नाम इम्पोर्टेंट इसके हैं, दो कलाएं हैं और ये बड़ी फेमस भी हैं। संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार ने एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको केस कर सकें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा। बात ही नहीं करते हम संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, प्रमोशन ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ लेसली वर्किंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपना। हमने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारे एक्सीडेंट के भी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में हो। तो पहला ऑप्शन महाराष्ट्र जो वो राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने क्या किया है, राजस्थान हैज कोलैबोरेटेड विद द वर्ल्ड बैंक नेक्स्ट 10 that in phases will implement road safety road रोड सेफ्टी एक्शन प्लान डेवलप किया जाएगा, implement किया जाएगा phases। ऑब्जेक्टिव होगा रोड एक्सीडेंट यूज करना में कमी लाना 50%, तब तक बाय द ईयर 2030 reduce road accident by 50% in the next 10 years, sorry the next by the 2030 हमें 2030 तक अपने रोड एक्सीडेंट के मामलों में, सड़क दुर्घटनाओं में 50% करनी है। साथ ही ये जो प्लान है 10 सालों तक implement किया जाएगा 3 फेज में। कब से कब तक, पहला होगा 2025 से 27 तक, सेकंड फेज होगा 2027 से 2030 तक, थर्ड होगा 2030 से, राइट। वर्ल्ड बैंक जो करेगा फंड भी देगा, साथ ही भारत को भारत सॉरी राजस्थान सरकार जो पॉलिसी बनाएगी रोड सेफ्टी के संबंध में, पॉलिसी बनाती है, एक कार्य योजना प्लान बनाती है, वर्ल्ड बैंक का सहयोग करेगा कि अलग अलग देशों से बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल होती है, इस तरह से रोड एक्सीडेंट कम किए जाते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव ले जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को ये शेयर करेगी। क्या क्या तरीके होंगे, पहला होगा कि स्पीड फोकस करना, सेफ डिस्टेंस बारे में अवेयरनेस ले, ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक बैरियर्स होते हैं, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, दाई और बाई और चलने वाले जो लोग हैं बात पर के बारे में, सेफ्टी कैसे ड्रेस का यूज़ किस प्रकार करना, हेलमेट, व्हीकल इंश्योरेंस, सारी बातें आप सब, या कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ सहयोग कर रही है, बेस्ट प्रैक्टिस, अच्छा इनिशिएटिव है ये, जहाँ ना तो जहाँ लापरवाही में, अच्छा है कि सारे कैंपेन चलाए जाए और लोग पार्टिसिपेट। हम बात करते हैं हमारे लिए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो इसकी स्थापना हुई है 1944 में, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के तौर में इसकी स्थापना होती है, अलॉन्ग विद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल के साथ इसकी स्थापना होती है। ब्रेटन वुड, ABRD बाद में बनता है। वर्ल्ड बैंक है ना, ये बना है 5 कौन कौन से इसकी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, विकासशील देश करना, 10 देशों का विकास है, हमेशा विकास को बढ़ावा देना, बढ़ेंगे मतलब कि भारत बढ़ेगा तो भारत के साथ और देश। वर्ल्ड बैंक जो है संयुक्त राष्ट्र का स्पेशलाइज्ड एजेंसी, 5 डेवलपमेंट 5 विकास संस्थान वर्ल्ड बैंक। पहला है हमारे IBRD इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। सेकेंड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। फोर्थ इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, बहुपक्षीय मल्टीलेटरल गारंटी, बहुपक्षीय गारंटी स्थान है। फिफ्थ हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट,
निवेश संबंधी विवाद होते हैं निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान रखिएगा, भारत जो है IBRD, IDA, EFC पर है, और जो ICSC है, ICSID है, इसका मेंबर नहीं। क्वेश्चन आपके लिए ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की 5, IBRD, IDA, EFC में से किसका मेंबर नहीं है? भारत, भारत मेंबर नहीं है। IC सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्ट संबंधित विवाद के निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का भारत मेंबर नहीं, राइट। वर्तमान में चेयर कौन है? जी हैं, भारतीय यहाँ तक क्लियर। बात करते हैं फैक्ट्स की, मतलब रिवाइज कर लेते हैं क्या है। जानते हैं कि भारत प्रधानमंत्री हाल ही में उन्होंने कहा है कि 2 वर्ष में, मतलब अप्रैल 2022 से लेकर मई 2024 भारत के जो रिफाइनरीज हैं उन्होंने कितनी 10.5 डॉलर की सेविंग की। ये क्या मिला है? काउंटेड ऑयल। कहाँ से मिला है? रशिया से। हुआ क्या, जब रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ा, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, पश्चिमी देशों के द्वारा, यूरोप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा लगा दिए गए सैंक्शन। तब क्या हुआ कि साथ व्यापार किया, एडवांटेज हमें मिला इनडायरेक्टली। क्यों मिला? यहाँ पर हम लगभग $85 पर बैरल का हम ऑयल खरीद रहे थे, गिर कर सीधे कहाँ गए? $76 के ऊपर। तब एक बैरल कॉस्ट थी हमारे डॉलर, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया से। ये रूस ने में क्या दिया? आप लीजिए हमसे $76 पर बैरल के। एडवांटेज हुआ है। इस तरह से करते करते 2 साल में, 2 ढाई साल में भारत की 10.5 बिलियन मुनाफा किया है, फायदा हुआ है, सेविंग की है। तो कंट्री हमारे लिए अच्छा है। बात करते हैं कि भारत की, हमने इतना तेल ले रहे हैं, भारत की रैंक क्या है? तो भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है ऑयल का। तो पहला कौन है? पहला तो है USA, अमेरिका है। सेकंड है हमारा चीन। सब जगह आ गए, तो फर्स्ट पे है, सेकंड पे, हर जगह ध्यान रखिएगा। पहला तो है USA, सेकंड है चाइना, थर्ड है ग्लोबल ऑयल। भारत की डिपेंडेंसी जो है ना ऑयल पे, लगभग 85% अधिक तो ऑयल इंपोर्ट ही करते हैं, हमारे पास तेल के रिजर्व नहीं। से भारत जो है बाहर से इंपोर्ट ही, आयात ही करता है। और अभी वर्तमान में देखें, इंडिया का जो है शेयर कितना हो गया हमारे कुल आयात में? 36। भारत अगर मान लीजिए 100 लीटर क्रूड ऑयल, कच्चा तेल खरीद रहे हैं, लीटर तो कहाँ से खरीदे? रूस। पहले बहुत कम था, बट 2 सालों में बढ़कर ये काफी ज्यादा हो गया है। बात कर ली ऑलरेडी यहाँ पर। बात करते हैं एक टर्म की, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, व्यापार संघ है ये। हाल ही हमारे मंत्री दिया that we will request the FTA countries, 4 देश है पूरे यूरोप के ट्रेड आते हैं, मतलब व्यापार। कौन कौन से देश हैं? फिनलैंड, नॉर्वे और 4 देशों ने कहा है कि अगले 15 वर्ष में हम क्या करेंगे, भारत में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे FDI के तौर पे। कितना करेंगे? तो क्या होगा अगले 15 वर्षों में? कितनी? 10 लाख नई नौकरी अर्जित होगी। सालों में कमिटमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट कर भी चुके हैं ऑलमोस्ट, लगभग $10 बिलियन का। तो ये इन्वेस्टमेंट भारत में FDI के तौर पे कर चुके हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर। थोड़ा सा ना हम क्विकली कल का क्लास का जो है करंट अफेयर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि देखिए स्टेट है, वहाँ सबसे अधिक क्या है हमारे? अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेज हैं भारत में। असंगठित कितने हैं? लगभग 13.83%। बाद में कौन था? वेस्ट बंगाल भी था, राइट।
सेकंड हमने पढ़ा कि गौतम गंभीर जो है उन्हें बनाया गया भारत का हेड कोच, राइट। एक हमने पढ़ा है भारत बैंक, सॉरी भारत बिल, ये क्या है, आरबीआई ने क्या है, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है ये। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको एनपी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ, इस इम्प्लीमेंट क्या हुआ था पता आपको, क्रेडिट कार्ड के बिल जो थे, आ गया कि ऐसे बिल क्यों चल रहे हैं 1 जुलाई से, कहाँ से रूट किया जाएगा, भारत बिल, यहाँ से क्या हो सकता है, मल्टीपल पेमेंट हम कर सकते हैं, और म्यूचुअल हो, फास्टैग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, सारे हम इसके अंदर बिल, राइट। एक हमने पढ़ा पिछले दिन, पावर टैंक, लाइट टैंक, आरडीओ लार्सन ट्यूब्रो ने डेवलप किया था, कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, हार्श एनवायरनमेंट, डिफिकल्ट ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं, कठिन, हम जो भौगोलिक क्षेत्र, हिमालय प्रदेश, हिमालय पहाड़ी क्षेत्र, बड़े हेवी टैंक को ले जाना मुश्किल हो, वहाँ पर हम टावर को, भारत के प्रधानमंत्री, ऑर्डर ऑफ दी सेंट एंड्रयूज हॉस्टल, ये क्या है, रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रशिया दिया गया है प्रधानमंत्री। भारत का ट्रेड कितना है, वर्तमान में है ट्रेड 5.70, राइट, बात कर ली है। और हमने क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा है ओलंपिक होंगे, पेरिस ओलंपिक, भारत के कौन होंगे चीफ, कौन होंगे चीफ डिमिशन, कौन होंगे, ये मिस्टर गगन नारंग, कौन होंगे, गगन नारंग, ये क्या है, ओलंपियन है, और इन्हें 2012 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 10 मीटर एयर राइफल शूट, ये होंगे हमारे शेफ्ड मिशन। टीम बात करें, भारत की महिला क्रिकेट टीम है, ये हेड कोच कौन है, हेड कोच हमारे अमोल मजूमदार। फिर हमने बात की ब्रिक्स की, ब्राजील या रशिया चाइना, एक्रोनिम है इसका, कब बना था, ये बना 2006 में। नेक्स्ट मेंबर कौन है इसके, 5 देश जुड़ गए, टोटल मेंबरशिप कितनी, टोटल मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स हैज बीन टू, 5 नए देश कौन कौन से हैं, हमने बात की है, पहला ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, फिर है हमारा अरब, कब से बने हैं, ये बने हमारे 1 राइट। ध्यान रखिएगा ईरान जो है एससीओ का बना मेंबर कब, 2000, यहाँ तक क्लियर है। ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम है, 10th मीटिंग हो रही, 10 ब्रिक्स मंच है, हो रही है हमारे सेंट पीटर्सबर्ग में, वो कब से कब होगी, वो होगी हमारी 11 से 12, भारत से कौन, लोकसभा के स्पीकर जी, और उनके साथ 4 लोग गए हैं, राज्यसभा के जो सभापति हैं, डेप्यूटी चेयरमैन है, हरिवंश नारायण सिंह जी, अलावा एक राज्यसभा के एमपी गए हैं, साथ ही राज्यसभा लोकसभा के सेक्रेटरी महासचिव वो भी साथ में गए। बात करते हैं मित्र वन की, हाल ही में स्टेट के द्वारा मित्र वन को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा ये लॉन्च किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें क्या होगा,
35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे along दी तो नेपाल। वैसे ही योजना है कि वन मित्र है। ये क्या है? वन मित्र ऑफ ट्री प्लांटेशन बाई हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट के द्वारा कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत के ध्वजभक्त कौन होंगे? सेरेमनी के अंदर ये हमारे बैडमिंटन प्लेयर साथ ही शरत कमल, दो चोपड़ा हैं, वो क्या होंगे? एथलेटिक्स कंटिंजेंट। एथलेटिक्स खेल है, खिलाड़ियों का प्रतिनिधि होंगे हमारे चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आई होप कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है समाप्त होती है। कल मिलेंगे अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।